मैं अपने आप को एक एक्सीडेंटल लिरिसिस्ट बोलता हूँ। ये गाना सबसे कम वक्त में लिखा हुआ गाना है मेरा। अंग्रेज तूने अफीम क्या है खाली की जगह पे बाबा जी गा रहे हैं, अंग्रेज तूने मशीन क्या है खाली। सबसे मुश्किल काम है बर्तन धोना मेरे लिए। कहते हैं कि हर एक चीज की एक सीमा होती है, एक दायरा होता है, मगर सोच का न कोई दायरा है न कोई सीमा है। और जब वो सोच किसी शायर की हो, किसी कवि की हो, किसी गीतकार की हो, तो फिर क्या कहना। आज ऐसी ही सोच के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने गीतकार राजशेखर जी। आज हम उनसे जानेंगे उनकी कविताओं के पीछे जो ये नए नए शब्द होते हैं उसकी कहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिलती है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू निशांत बाबू। तो हम शुरुआत करते हैं कि कोई भी चीज जब शुरू होती है तो उसके पीछे एक कारण होता है, उसके पीछे एक कहानी होती है। तो ये बॉलीवुड में एक जाने माने गीतकार बनने से पहले की कहानी क्या है कि आखिर ये इंस्पिरेशन मिली कहाँ से, ये शौक कहाँ से आया? मैं बचपन से लिखता था, कविताएं लिखता था। मेरे चाचा बोलते हैं कि तुम जब 4 साल के थे तब तुम जब झूठ बोलते थे तो तुम उसको छंद में बोलते थे, राइम करके बोलते थे वो। तो बाद में ये हुआ कि जब भी मैं राइम करके कुछ बोलने लगा तो मुझे डांट ज्यादा पड़ती थी, क्योंकि उनको समझ आता था कि ये झूठ बोल रहा है। तनुवर्स मनु के डायरेक्टर जो है आनंद राय, ये उस वक्त तनुवर्स मनु बनी नहीं थी, ये बना रहे थे और मैं इनको भी असिस्ट करता था। और हिमांशु शर्मा जो कि उसके राइटर हैं, उन्होंने कहा कि यार तुम तो इतनी अच्छी कविताएं लिखते हो, तुम गाना लिखना चाहोगे। और तब ना एक हमारे यहाँ टर्म है डमी लिरिसिस्ट, जब तक असली लिरिसिस्ट ना आए तब तक मीटर वीटर के लिए वो बहर में है कि नहीं है, इसके लिए कुछ एक लिख दे। तो मैंने एज डमी लिरिसिस्ट ये काम शुरू किया। मैंने कहा चलो यार इसमें गालियां भी पड़ेंगी तो बंद कमरे में पड़ेंगी, ये 50 लोगों के बीच में नहीं पड़ेगी। तो फिर मैंने तनुवर्स मनु के लिए डमी लिरिक्स लिखा पहला, जो कि पहला गाना था हमारा ए अंग्रेज मेरे, और मन्नू भैया का करी, ये दोनों गाना एक साथ लिखा। बाद में जब उनको सुना तो उन्होंने कहा कि ये तो डमी नहीं है, ये तो बहुत अच्छा लगा और मुझे नहीं लगता कि मैं इसको रिप्लेस कर पाऊंगा। वो डाली ब्रदर्स ने गाया इस गाने को, अंग्रेज मेरे को, और कृष्णा का म्यूजिक है इस पे। तो इस तरीके से शुरुआत हो गई, पर मैं अपने आप को एक एक्सीडेंटल लिरिसिस्ट बोलता हूँ। पूरनचंद वडाली और प्रेमचंद वडाली साहब दोनों पहलवान थे। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि पहलवान जी हैं, अगर मैंने कुछ गलत लिखा, वो उनको गाने में कुछ दिक्कत हुई तो? अरे बहुत मजेदार किस्सा है इनका जी। मेरा पहले दिन से ख्याल था कि वडाली जी के साथ करते हैं। अब मैं उनके गाने सुनता था और मुझे बहुत पसंद थे पहले से। तो हमने अप्रोच किया उनको, तो उन्होंने कहा कि बेटे लफज भेज दे, तुम बॉम्बे वालों का कोई ठिकाना नहीं, क्या गवा लोगे। अब इस उम्र में हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम कुछ भी गा दें। हम ठहरे ये मतलब सूफी कलाम गाने वाले लोग, अब इस वक्त पे हमें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम। तो हमने कहा नहीं हम भेजते। हमने उनको गाना भेजा और वर्ड्स भेजे, और उन्होंने कहा चलो जी लफज तो ठीक है, लफज तो चंगे है, मतलब कोई बात नहीं गा देंगे। अब गाने का वक्त जो दिया उन्होंने 1 महीने बाद कर दिया। हम लोग तब तक बाकी गानों पे लग गए, कितने दफे दिल ने कहा और बाकी सारे पियागर हेमंत बसिया, इस सब पे काम चल रहा था। तो जिस दिन बाबा जी आए, बाबा जी को हमने एयरपोर्ट से रिसीव किया और हम पहुंचे उनको लेके होटल, मैं और कृष्णा। मेरे साथ मेरा एक हारमोनियम था, मेरे गांव का हारमोनियम। मैंने कहा वो है ना कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद के अनमोल कर दिया। इस हारमोनियम की किस्मत बदल जाएगी, इस पे बाबा जी खुद हाथ लगाएंगे। मैं वो लेके पहुंचा तो उन्होंने उस पर रियाज वगैरह किया। अब कहते हैं कि लफज दे दे, अब सुर तो उन्होंने लगा दिए, अब कहते लफज दे दे। मैंने कहा भेजा तो था, तो बोला हाँ वो तो वही होगा, तो वो तो सुनाया था हमें। तो मैं ना देवनागरी में लिखता हूँ, हिंदी में। तो मैं वो दिया, बोला ये क्या है? मैंने कहा यही है। कहते हैं कि अरे हमें तो गुरमुखी में चाहिए।
मैंने कहा अब गुरमुखी में कहाँ से लाऊं, रात में तब तक 10:30 बज चुके थे। तो हमने उनके जो मैनेजर थे उस वक्त उनको कॉल किया। हमने कहा कि ऐसे ऐसे बाबा जी के लिए ये है, आप लिख देंगे क्या गुरमुखी में? उन्होंने कहा ठीक है। हमने उनको फोन पे पूरा सुनाया, उन्होंने गुरमुखी में लिखा, गुरमुखी में लिख के उन्होंने हमें स्कैन करके भेजा, फैक्स किया। अगले दिन जब हम सब कुछ नियत समय पे उन्होंने गाना शुरू किया, यही इसी लाइन पे कि अंग्रेज तूने अफीम क्या है खाली की जगह पे बाबा जी गा रहे हैं, अंग्रेज तूने मशीन क्या है खाली। तो हमने कहा बाबा जी ये कहाँ से आ गया मशीन और अंग्रेज? तो कहते हैं नहीं ये तो लिखा हुआ है इसमें। तो मैंने कहा पर मैंने ही लिखा है गाना, ये है नहीं। बोला नहीं इसमें तो गुरमुखी में यही लिखा हुआ है। तो मैंने उनको फोन किया मैनेजर साहब, मैंने कहा भाई साहब ये क्या लिख दिया आपने? बोला वो देर रात हो गई थी, मैं थोड़ी सी नींद में था और थोड़ा सा अलग सुरूर भी था। अंग्रेज तूने अफीम क्या है खाली की जगह पे हमें सुनाई दिया कि अंग्रेज तूने मशीन क्या है खाली। तो ये था। और हाँ उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया कि अपने पहलवानी, वो पहलवान ही बनना चाहते थे। उन्होंने कहा हमें सिंगर बनना नहीं था, हमें पहलवानी करनी थी। और पर हमारे बाबूजी जो थे वो कहते थे कि बेटा सीख ले, 2-4 सुर लग गए तो जिंदगी बन जाएगी। पर उनको कहते थे, हमें तो उस वक्त पहलवानी का गजब का क्रेज था तो हम पहलवानी बनना चाहते थे। फिर उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया था, कभी बाद में सुनाऊंगा। कैसे वो क्या हुआ एक बैसाखी के समय में क्या हुआ था, उन्होंने क्या और उनकी इतनी कुटाई हुई घर पे, इसके बारे में बताया था। तो खैर इस तरह ये बहुत इंटरेस्टिंग था वो गाना। वो गाना बहुत 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 अलग है मेरे लिए, बहुत स्पेशल है। अब आते हैं आपके हरियाणा की ओर, तनु वेट्स मनु में ही। ये गाना सबसे कम वक्त में लिखा हुआ गाना है मेरा। इसमें मुझे अल्टीमेटम मिला हुआ था कि अगर 3-4 घंटे में, कृष्णा जो म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने कहा अगर 3-4 घंटे में गाना नहीं दिया तो मैं खुद लिख दूंगा फिर ये। अब कृष्णा बंगाली आदमी है, हिंदी भी मुश्किल से बोल पाते हैं, उनको हरियाणवी लिखने में कितनी दिक्कत हो सकती है तो आप समझ सकते हैं जी। तो मैंने कहा चलो क्या करें, किस तरीके से सोचे। तो मुझे ना कॉलेज के दिनों में बहुत सारे हरियाणा के दोस्त थे मेरे जी। तो वो मजाक में अगर किसी लड़की को कभी प्रपोज किया और लड़की ने कह दिया कि नहीं, तो और दोस्तों ने छेड़ने क्या बोली, अबे कुछ नहीं घड़ी बाबरी हो रही है, ऐसे अभी भाव खा रही है। तो ये फ्रेज जो था ना ये मेरे दिमाग में कहीं अटक गया था, घनी बाबरी। तो इस तरीके से ये गाना लिखा। और बहुत एक मजेदार किस्सा इसके साथ में जुड़ा हुआ कि रात में 12:30-1 के लगभग में ये गाना खत्म हुआ लिखते हुए। बारिश के दिन थी, बारिश की रातें, मतलब बारिश के दिन कह रहा हूँ, बारिश की रातें थी। और मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, उसने नहीं उठाया। मैंने एक अपने दूसरे दोस्त को फोन किया, उसने भी नहीं उठाया। और मुझे गाना देना था रात तक में, मैंने वादा किया था। मैंने उस दोस्त की वाइफ को कॉल किया, उन्होंने उठा लिया, बोला हाँ भाई साहब ठीक है सब। तो मैंने कहा जी, तो क्या आप दिल्ली आए हो, एयरपोर्ट के पास हो क्या? जी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि उनका घर गुड़गांव था, तो उन्हें लगा शायद मैं आया हुआ हूँ दिल्ली तो अभी आना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोला फिर सब क्या हो गया? तो मैंने कहा गाना लिखा था, आप जरा हरियाणवी मतलब देख लें आप ठीक है कि नहीं उसकी। तो रात में 1:30 बजे मैंने कहा नहीं बस। तो उन्होंने नींद में क्या कहा मुझे पता नहीं है, पर उन्होंने जो ज्यादातर चीजें कही मुझे लगा कि ये ना बहुत कठिन हरियाणवी हो जाएगी। आप कॉलेज में रहे हो और आपको कॉलेज की आपकी कोई सीनियर या जूनियर पसंद आ गई और आपको फिर उनको प्रपोज करना हो, तो आप किस तरीके से प्रपोज किए? कौन सी पोइट्री आप सुना के की उन्हें? मैंने अपनी कोई पोइट्री आज तक नहीं सुनाई किसी को प्रपोज करने के लिए। हाँ ये हुआ अलग कि मेरी कई सारी कविताएं लोगों ने मांगी प्रपोज करने के लिए। और एक बार मैंने, मन नहीं था ऐसे लिख रहे, हर बार थोड़ी लिखेंगे यार। एक लड़के ने कहा कि ऐसे ऐसे यार हमको कुछ प्रपोज करना है, लिख के दो। हमने लिख के दिया। एक दिन बाद एक दूसरा लड़का भी आया, उसने कहा कि यार हम ना सोच रहे हैं ऐसे करें, तुम कुछ भाई लिख सकते हो?
मेरे दिमाग में वही लाइन थी, मैंने वही लाइन लिख के दे दी। तो एक तो समझदार था, उसने उसको अपने हैंडराइटिंग में लिख लिया। एक जो था उसने वो भी नहीं किया, दोनों ने जाके दी। और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों एक ही लड़की को दे आए और ये कह के कि उन्होंने लिखा है। तो उस लड़की ने उनको कहा, तुम लोग क्या दो जिस्म एक जान हो कि एक ही चीज तुम दोनों के दिमाग में सूझ रही है। और बाद में मुझे ये पता चला कि ये उसी लड़की को दे आए थे जो कि मुझे भी पसंद थी। तो कभी आपने भी ऐसा किया है? मैंने चिट्ठियां तो लिखी है जी, पर उस पे ये फूल पत्ती बना के नहीं भेजा। पर कई बार वो चिट्ठियां भी बहुत लंबी चिट्ठियां, बहुत वैचारिक मतभेद वाली चिट्ठियां, राजनीति को लेके, समाज को लेके और बाकी कविता को लेके, नेरुदा की कविता को लेके या किसी चीज को लेके इस पे होती थी। और हम कई बार समझते थे कि यार हम जो नहीं कह रहे ना, समझ जाओ बात। तो जो आप नहीं कहते थे वो समझी वो बात को। एक गाना है हमारा, कितने दफे दिल ने कहा, उसका जो आखिरी अंतरा है वो यही है, कितने दफे मुझको लगा तेरे साथ उड़ते हुए, आसमानी दुकानों से ढूंढ के पिघला तू मैं चांदिए, तुम्हारे इन कानों में पहना भी तू बूंदे बना। और ये मैं सोच लूं समझेगी तू जो मैं न कह सका, पर मैं डरता हूं अभी ना ये तू कह दे कहीं। क्यों लाए हो ये यूं ही, कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। तो हमारा ये वाला मामला था। अच्छा सर, अभी इस टाइम पे लॉकडाउन है तो घर में ही होंगे, तो खाना पकाना और घर की साफ सफाई करना, इन दोनों में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बाप रे बाप, बहुत बहुत कठिन काम है, बहुत बहुत कठिन काम है। और मैं खाना पकाता था, शौकिया बनाता था। मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम है बर्तन धोना मेरे लिए। पोछा मैं लगाता हूँ रोज, एक दिन पोछा एक दिन झाड़ू। खाना तो पकाना ही पड़ता है, खाना मैं अच्छे से पकाता हूँ। पर मैंने सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल ये है कि आज क्या बनाऊं। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था जी। मैं शायर का नाम भूल रहा हूँ, तो मतलब इस जबान पे नहीं आ रहा है बहुत, कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है जी। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।